नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रोड मैप तैयार कर लिया है और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए 17 अगस्त से 19 अगस्त तक 5 जिलों देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। सितंबर में पार्टी द्वारा 55,000 से अधिक पन्ना प्रमुखों की तैनाती भी की जाएगी और इसके साथ ही पार्टी ने अक्टूबर तक के कार्यक्रमों को अंतिम रूप दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष ने मुख्यमंत्रियों और साथ ही मंत्रियों के साथ में यहां पर विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों तक की जिम्मेदारी तय करते हुए इन कार्यक्रमों का आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष की अध्यक्षता में सरकार की कार्यकारिणी योजनाओं को लेकर किस तरीके से जनता तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर 5 समूहों की महत्वपूर्ण बैठक का भी आयोजन किया गया था, जिसमें यह तय किया गया। इसके अनुसार 1 से 15 अगस्त तक पूर्णकालीन कार्यकर्ताओं की तैनाती यहां पर की जाएगी। यहां पर आपको यह भी बता दें कि 16 से 30 अगस्त तक 11,325 बूथों पर बूथ स्तरीय समितियों का स्थापन भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से किया जाएगा। तो आपको बता दें, आगामी दिनों में तमाम पार्टियां जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटती हुई नजर आ रही है, तो इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की जाएगी और उससे पहले 5 समूहों की बैठक भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे तो आपको बता दें, देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही बीजेपी नेता सुनीता बुडाई विद्यार्थी जी हमारे साथ जुड़ गई है। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुनीता जी, आऊंगी आपके पास। उससे पहले विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पहले 5 समूहों की बैठक का आयोजन किया गया, सरकार की जो योजनाएं चलाई जा रही है उन्हें आमजन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर वहां पर चर्चा की गई। साथ ही कह सकते हैं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है और उसी कड़ी में अब कह सकते हैं कि अब आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत यहां पर भारतीय जनता पार्टी करती हुई नजर आएगी। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ माहौल फिलहाल वहां पर? बिल्कुल प्रीति, देखिए पूरी तरह से जो पार्टी है वो चुनावी मोड में आ चुकी है और पूरी तरह से जो रोड मैप है उसको तैयार कर लिया गया है। इसी कड़ी में देखिए BL संतोष जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में तमाम जो बैठकें हैं वो बैठकों का दौर यहाँ पर देखने को मिला है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ जो बैठकों का दौर था वो यहाँ पर देखने को मिला। अब ऐसे ही चुनाव में किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी, किस तरह से चर्चाएं होंगी, उसको लेकर के तमाम जो बातें हैं वो हो चुकी है। लेकिन अब 17 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक ताबड़तोड़ जो रैलियां है अब वो देखने को हमें यहां पर मिलेगी। तमाम 5 जिलों में पहले ये रैलियां होंगी, उसके बाद धीरे धीरे और अलग अलग जिलों में होंगी और तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो कि सरकार ने जो काम जनता के लिए करे हैं उनको जनता के बीच तक ले जाया जाएगा ताकि उनका जो लाभ है वो मिल सके चुनाव के समय में। और किस तरह की जो योजनाएं हैं वो सरकार की रही हैं उनको बताने की जो बातें हैं वो यहाँ पर की जा रही हैं, क्योंकि जन जन तक उनके जो योजनाएं हैं उनको पहुंचाना है। और बीजेपी ने देखिए अपने जो बूथ है, जो पन्ना प्रमुख है, तमाम ऐसे संगठन के जो लोग हैं उनके साथ तो बैठकें कर ही चुके हैं, लेकिन अब जल्दी उनको भी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। वो भी अपने अपने क्षेत्र में चार्ज संभालेंगे और जल्दी जो ताबड़तोड़ जो रैलियां हैं या फिर उनकी यात्राएं हैं वो देखने को मिलेंगी और जल्दी, क्योंकि सभी से समन्वय बनाना बड़ा जरूरी है और ऐसे में देखिए पहाड़ का तो रुख करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत होगी वो 5 जिलों में होगी, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा और नैनीताल जैसे जो जिले हैं वो रहेंगे। सबसे पहले इनमें जो है यात्राएं देखने को मिलेगी जो कि जन आशीर्वाद यात्राएं होंगी। इसमें जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं उनसे भी इस पर चर्चा कर चुके हैं BL संतोष और उन्होंने साफ तौर से निर्देशित किया था कि कोई ना कोई मंत्री, कोई ना या फिर मुख्यमंत्री भी जो यात्रा है उसमें वो देखने को मिल सकते हैं। प्रीति, ठीक है विशाल, दोबारा आपका रुख करेंगे। सुनीता जी हमारे साथ बनी हुई है। सुनीता जी, जिस तरीके से कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आएगी, क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर इसको लेकर चलती हुई नजर आ रही है? और साथ ही अगर रोड मैप की बात करें तो आशीर्वाद यात्रा को लेकर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से क्या कुछ रोड मैप तैयार किया गया? सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विशाल, अगर रोड मैप की अगर हम बात करें तो क्या कुछ रोड मैप यहां पर रह सकता है? कौन कौन से ऐसे एरियाज है, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां से गुजरकर यहां पर आशीर्वाद यात्रा भारतीय जनता पार्टी की गुजरेगी?
देखिए, सबसे पहले 5 जिलों में इस यात्रा को रखा गया है। सबसे पहले देहरादून में ये यात्रा निकाली जाएगी, उसके बाद हरिद्वार में, और जिस तरह से देखिए सुनने में आ रहा है कि अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर और नैनीताल, इन सभी में ये जो यात्रा है उसमें निकाला जाएगा। इसमें जन जन का आशीर्वाद जो पार्टी है वो लेने की कोशिश करेगी, लोगों से जुड़ने का जो प्रयास है, जो प्रयत्न है वो करती हुई दिखाई देगी। साथ ही देखिए 4 से 4.5 साल क्योंकि सरकार के बीत चुके हैं, तो उसमें क्या क्या योजनाएं सरकार ने लोगों तक पहुंचाई है, किस तरह की योजनाएं थी जो उनके लाभकारी थी, तो ऐसी योजनाओं को लेकर के वो जनता के बीच में जाएंगे। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की हाल ही में जो नई नई योजनाएं थी, जैसे वात्सल्य योजना या फिर महालक्ष्मी किट, जो ऐसे लोगों के लिए की गई है जो कि पहले जैसे वात्सल्य योजना तो एक ऐसे बच्चों के लिए की गई है जिनको उन्होंने अपने कोविड में अपने माता पिता को दोबारा आप करेंगे। सुनीता जी हमारे साथ जुड़ गई है। सुनीता जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैडम। जी सुनीता जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में कह सकते हैं कि आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आ रही है, तमाम पार्टियों की तरह भारतीय जनता पार्टी भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। आशीर्वाद यात्रा की अगर हम सुनीता जी यहाँ पर बात करें तो क्या कुछ रोड मैप रहेगा इसका? जी प्रीति मैम, मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे भाजपा चुनावी रोड मैप के लेकर बिल्कुल तैयार है और 2022 के चुनावी समर में उतरने के लिए हम बिल्कुल रेडी है। वी आर आर्म्ड अप टू द टीथ, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, क्योंकि भाजपा का एक एक कार्यकर्ता एक नए भारत के निर्माण की ऊर्जा से भरा हुआ है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से हमारी केंद्र सरकार ने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर हम सभी कार्यकर्ताओं को जो निर्देशित किया है वो यही है कि जितने भी हमने 4.5 वर्ष भी अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने जनता के बीच में जाकर जो भी कार्य किए हैं, जो भी योजनाएं लागू की हैं, उनको हम रिवाइव करें और जो भी अभी कमी पेशी कहीं पे भी लगती है उनको मजबूती से समय पे पूरा करने की कोशिश करें। और आशीर्वाद तो हमें, मैं यहाँ पे अगर उत्तराखंड की बात करूं तो हमें बहुमत में यहाँ की देवतुल्य जनता ने हमें जिताया है और आने वाले समय में भी हमें उनका आशीर्वाद इसी तरीके से मिलेगा। और हमारी इस यात्रा के माध्यम से यही हमारा एक संदेश है कि हम लोग घर घर गांव गांव जाकर एक ऐसा संदेश दें कि जिससे कि हमारे जितने भी जनता के बीच में जो भी अभी आने वाली जितनी भी जो चुनौतियां हमने इससे पहले झेली हैं, उनके जो भी सुख दुख हैं उसमें शामिल हो और उनकी हम और अच्छे से जो है सहयोग कर सकें। और कई प्रकार की योजनाएं ऐसी हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि फाइल चल रही हैं, तो ये एक हमारा सेवा संगठन के माध्यम से ही हम लोग जनता के बीच में सेवा कार्यों को करते हुए अपना एक संदेश देने जा रहे हैं। कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में नेताओं को यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है। जिस तरीके से विशाल ने बताया कि हर किसी को यहाँ पर जिम्मेदारियां दी जाएगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर तय होगी कि वाकई इस एरिया की जिम्मेदारी आपको दी गई है और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अब तक यहाँ पर काम किया है, या भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है उसे आम जन तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके। तो कह सकते हैं कि सुनीता जी उसको लेकर भी यहाँ पर रोड मैप तैयार किया जाएगा। जी मैम, भाजपा संगठन और करोड़ों ऊर्जावान कार्यकर्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सैकड़ों जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनको तो हमने सबसे पहले जो है वो घर घर तक पहुंचाने का हमारा कार्य है। और जो आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उन्हें निश्चित रूप से ये दायित्व मिलने वाले हैं कि अपने सेवा कार्यों में वो जल्द से जल्द जनता के बीच में, जैसे हम शुरू से ही उनकी सेवा करते भी आ रहे हैं, और तो उसमें जो है हम और ज्यादा सहयोग करें। और इस कड़ी में उत्तराखंड में मैं बताना चाहती हूँ कि 17 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक उत्तराखंड के 5 जिलों से हम शुरुआत करेंगे, और जिसमें कि देहरादून, हरिद्वार, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, नैनीताल से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाएगी। और सितंबर में जो है हमारी भाजपा के मैं बताना चाहती हूँ कि 55,000 पन्ना प्रमुखों की तैनाती करेगी और जिम्मेदारियां कार्यकर्ताओं को मिलेगी, जिससे कि हम लोग जो हैं अपने अपने बूथ लेवल पे, जिला स्तर लेवल पे, मंडल लेवल पे कार्यों को और तेजी से गति में लाएं। देखिए सुनीता जी, अगर कह सकते हैं कि तमाम पार्टियां यहाँ पर तैयारी करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिन पहले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ओर से 5 समूहों को यहाँ पर उनकी बैठक ली गई थी, उनसे जानकारी ली गई थी कि अगर धरातल की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ लोगों की सोच है, या भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो धरातल पर कितनी पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी, अब सुनीता जी यहां पर आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि लगातार तैयारियां हर पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, लेकिन इसी बीच में विपक्ष कहता है कि बैठकों का यहां पर दौर जो भारतीय जनता पार्टी चला रही है, इस दौरान बैठकें ना करके उन तमाम मंत्रियों को, उन तमाम जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच में होना चाहिए था, ना कि यहां पर आत्ममंथन करने की जरूरत थी।
देखिए, मैं इसमें यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि विपक्ष का तो एक तो हमारे उत्तराखंड में तो हमारा विपक्ष जो है बहुत ही कमजोर और नेतृत्वहीन है। ये लोग जो बाद में चैनलाइज होती हैं चीजें, उनके बारे में पहले सोचते हैं, इसीलिए लोग जो हैं आज घर में बैठे हुए हैं। कोई भी बात होती है, कोई भी रणनीति होती है, उसका मंथन होता है, उसके बारे में सोच विचार करके सभी जिम्मेदारियां दी जाती हैं। और हमारा संगठन जो है, जो भाजपा का संगठन है, वो बहुत ही मजबूती के साथ में नीतियों को लेकर आगे बढ़ता है और कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता से लोगों के बीच में रखते हुए अपने कार्यों में सहयोग देता है। तो ये विपक्ष का तो ऐसा है कि ये तो हमेशा ही अपनी रोना ही रोते रहते हैं। ना तो इनके पास नेतृत्व है, ना ही इनके पास मंथन करने के लिए वो वैचारिक बुद्धि वाले इंटेलेक्चुअल पीपल, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ना तो वो लोग हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा एक मैं कहूंगी कि इनकी जो कांग्रेस का खात्मा जो है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि ये बुद्धिमत्ता वाले जितने भी लोग हैं उनको प्रेफरेंस नहीं देते हैं और इसी वजह से जो है वो लोग इनसे दूर हो जाते हैं। और उसके बाद ये डराते धमकाते हैं कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आप भ्रष्ट हैं और अगर आप गलत कार्य कर रहे हैं तो आपको मोदी जी से डरने। ठीक है सुनीता जी, एक आखिरी सवाल, और जिस तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को लेकर आपने बातें कही कि वाकई एक कह सकते हैं कि विपक्ष जो है वो नेतृत्वहीन विपक्ष यहाँ पर है, जिसकी वजह से लगातार विपक्ष यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाता हुआ नजर आता है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की यहाँ पर बात करें, आम आदमी पार्टी इस बार यहाँ पर चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी, उससे आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई विपक्ष तो पहले से इतना हमलावर नजर आ रहा है और इसी बीच में एक और पार्टी यहाँ पर निकलकर सामने आती है? देखिए, मैं आपकी अगर बात करूं तो आप पार्टी जो है उत्तराखंड में उसका कोई भी अभी तक वजूद नहीं है। अगर इनको इतना ही अपने संगठन के साथ में चुनाव लड़ने की जो ये बात कर रहे हैं ये होता तो सल्ट विधानसभा का इनके पास बहुत अच्छा मौका था। एक्चुअली क्या है कि इनके पास ना तो संगठन बन पाया है, ना तो इनके पास लीडर्स हैं, और ये लोग जो हैं केजरीवाल का जो, जहां तक मैं बताऊं कि ये जो इनके फॉर्मूले चलते हैं, दिल्ली में भी आपने देखा होगा कि टिकट आवंटन में 4C का फॉर्मूला दिल्ली में इन्होंने अपनाया। तो पहला C फॉर कमांड, दूसरा C फॉर करप्ट, तीसरा C फॉर क्रिमिनल, चौथा C फॉर कैरेक्टरलेस। मैं यहाँ पे स्पष्टतया ये बात रख रही हूँ क्योंकि दिल्ली को लंदन बनाने का जो वायदा इन्होंने किया था, आप देख रहे हैं कि सीरिया बन गया है। लोग टंकियों में वहां पे नाव बनाकर घूम रहे हैं। तो इनका जो विजन है वो ये विजन लेस लोग हैं और जो उत्तराखंड में किसी भी तरीके से जो है वो जनता को भ्रमित नहीं कर सकते। ठीक है सुनीता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती टाइम निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो आने वाले दिनों में अब रोड मैप तैयार करती हुई नजर आ रही है। आशीर्वाद यात्रा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली जाएगी और उसी को लेकर लगातार बैठकों का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, चमोली जिले के पिंडर घाटी का नारायण बगड़ प्रखंड में गड्डीगाड़ क्षेत्र के गढ़कोट और साथ ही अंगोट गांव के नीचे सालों पुराना भूस्खलन क्षेत्र अब ग्रामीणों के लिए भारी मुश्किलों का सबब बनने वाला है। यहां पर बन रही झील को तत्काल प्रभाव से खोलने की जरूरत है। दरअसल गढ़कोट और साथ ही अंगोट गांव के मध्य यहां का एक बड़ा सा गधेरा बहकर नीचे पिंडर नदी में आकर मिलता है और लगातार हो रही भारी बरसात इन दिनों इस भूस्खलन भाग को और भी गधेरे का जल स्तर बढ़ने से काटने लगा है, जो कि मानसून सत्र में तेज बरसात होने पर निचले हिस्सों में कहर बरपा सकता है। लगातार झील का जलस्तर बढ़ने से ग्रामीणों की जमीनों पर हो रहे भूस्खलन से गढ़कोट के लोगों में दहशत बनी हुई है। जी, हमारे ग्राम पंचायत गढ़कोट के लिए ये बड़ा चिंता का विषय बन गया है। और जो ये हमारे 2013 से जो 1991 से जो स्लाइडिंग और गधेरे भयंकर रूप लेके आता है, तो इसने हमारे गांव के लिए बहुत खतरा बना दिया है। और साथ में जो दो इलाकों को जोड़ने वाला पुल है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुका है। और इस टाइम दोनों जगह से जो ज़मीनें स्लाइडिंग हुई हैं उससे झील ने बहुत भयंकर रूप ले लिया है। ये बहुत पुराना स्लाइड है, पहले भी यहाँ पे इस तरह की स्लाइडिंग हो चुकी है, ज़मीनें टूट धंस चुकी हैं। विगत जो 4-5 दिन की लगातार बारिश हुई तो उसमें ये खतरा महसूस हुआ कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। फिर इसी बीच हमने देखा कि सामने
गांव के जो खेत के किनारे हैं वो पूरा का पूरा रास्ता धंस करके नीचे गधेरे में आ गया है और उस मलबे ने पूरा गधेरे का जो। तो आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार मानसून की बरसात हो रही है उससे उत्तराखंड के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार हादसा होने का अंदेशा बना हुआ है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो आपको बता दें, चमोली से हमारे सहयोगी सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही आपको बता दें, स्थानीय निवासी माही चमोला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। माही चमोला जी, आपके पास आऊंगी। उससे पहले सतेंद्र, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जलस्तर यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से फिलहाल वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आपसे जानना चाहेंगे, अगर चमोली की बात करें तो वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति? प्रीति, देखिए, जो नारायणगढ़ ब्लॉक है उसके ये दो गांव हैं, अगोट और गड़कोट। इस दोनों गांवों के बीच में लगातार वहां पे भूस्खलन हो रहा है। उसके बाद जो ऊपर गांव के जो लोग हैं उनके जो खेत हैं और गांव के जो नीचे लगातार भूस्खलन हो रहा है, उसके बाद उन गांवों को काफी खतरा बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी जब भी वहां पे मानसून जब शुरू होता है तो ऐसी घटना वहां पे देखने को मिलती है कि जो वहां के जो पहाड़ हैं वो दरक रहे हैं और जो उनके खेत वगैरह जो भी हैं वो टूट के नदी में, पिंडर नदी नीचे बहती है और वहां से स्लाइडिंग होके नीचे नदी में वहां पे पूरा वो मलबा जा रहा है। और यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर प्रशासन जल्द से जल्द इस यहाँ पे कोई ठोस उपाय नहीं करता है तो जो गांव के जो लोग हैं उनको वहाँ पे खतरा बना रहेगा। लेकिन सतेंद्र, सबसे बड़ी बात यह है ना कि ये पहला मामला नहीं है कि पहली बार बरसात आई है। अमूमन हर मानसून में कह सकते हैं कि इस तरह की स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। पिछले मानसून की अगर बात करें तो उस दौरान क्या कुछ स्थितियां थी यहाँ पर? क्या उस टाइम प्रशासन की ओर से यहाँ पर कुछ इंतजाम कराए गए थे? क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि सरकार जो इंतजाम कराती है वो कुछ बरसात होने के बाद या कुछ वक्त बीतने के बाद में वो तमाम इंतजाम जो है वो ढह जाते हैं, टूट जाते हैं। तो अगर पिछले मानसून की बात करें, कोई इंतजाम करवाए गए थे या अभी तक सरकार की ओर से इस इलाके पर ध्यान ही नहीं दिया गया? प्रीति, देखिए, अगर मैं चमोली जिले की बात करूं तो मानसून के समय पे कहीं ना कहीं एक संवेदनशील जिला होता है। क्योंकि यहाँ पे अक्सर कई गांव में देखा जाता है कि जब भी मानसून शुरू होता है तो उसके बाद वहाँ पे स्लाइडिंग जैसी जो घटनाएं होती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। प्रशासन दावा करती है कि वहाँ पे ट्रीटमेंट किया जाएगा, लेकिन प्रशासन तभी जागता है जब कोई बड़ी अप्रिय घटना हो जाती है। तो ऐसा एक ही गाँव की बात नहीं, पूरे चमोली जिले की मैं बात करूँ तो जगह जगह पे स्लाइडिंग होती है, लेकिन सरकार योजनाएं बनाती है और लेकिन उन योजनाओं को अमली जामा नहीं पहनाते हैं। तो जिसका खामियाजा कि वहाँ के जो लोग होते हैं उनको भुगतना पड़ता है। अगर 2013 आपदा की बात करें तो उस समय भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिले थे। कई गांव ऐसे थे जो पूरी तरह से आपदा की जद में आ गए थे। और ये नया जो मामला है 2-3 सालों से अगोट गड़कोट जो गाँव हैं उन गांवों के बीच में लगातार साइडिंग हो रही है। वहाँ के जो लोग हैं वो प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन प्रशासन मौन है। और कोई अगर अप्रिय घटना होती है तो उसके बाद यहाँ के जो लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोगों को या तो विस्थापित किया जाए वहाँ से, या तो वहाँ पे कोई ठोस कदम वहाँ पे उठाए जाए। ठीक है सतेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच में हम आपको बता दें, स्थानीय निवासी माही चमोला जी हमारे साथ बने हुए हैं। माही जी, जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी सतेंद्र ने बताया कि वाकई ही काफी दिनों से वहां पर झील का पानी जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की ओर से अभी तक कोई इंतजाम वहां पर नहीं किए गए। आप खुद वहां पर मौजूद है, आप खुद वहां पर रहते हैं, किस तरीके से भयावह स्थितियां फिलहाल वहां पर बनी हुई है? माही जी। जी, मैं यहाँ का एक मूल निवासी हूँ क्षेत्र का। मैं आपको बता दूं, जो झील का निर्माण हुआ है वो भूस्खलन से हुआ। जमीन टूटी और वो गधेरे के बीच में फंस गया, सारा मलबा गधेरे के बीच में फंस गया और उस झील का निर्माण हो रखा है वहाँ पे। उसके ऊपर एक पुल है, वो भी पुल टूटने के कगार पे है। उस झील का मैं आपको डायामीटर बताऊं तो उस झील का 9 से 10 फीट वो गहरी बनी है और 15 फीट लंबी बनी है जी। ऐसी समथिंग 10 फीट वो चौड़ी है। ऐसे उस झील का निर्माण हो रहा वहाँ पे। अब तब से लेकर आज तो लगभग 15 दिन हो चुके हैं। ना डीएम मैम ने कुछ वो एसडीआरएफ की टीम भेजी, ना तहसील प्रशासन ने कुछ करा। मुझे लग रहा है कुछ टाइम के बाद वो फिर भूस्खलन होगा, फिर बढ़ेगा तो वो पूरा क्षेत्रीय तहस नहस हो सकता है उस एरिया का। फिर जो पुल है वो पुल भी टूटेगा, वहाँ पे जान और माल की भी हानि हो सकती है। कोई अभी भी लोग उसे आवाजाही कर ही रहे हैं। अभी जब तक पुल है तो पुल के दोनों साइड से तो पानी से तो टूट गया वो, वहाँ पे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। तो जो लैंडस्लाइड की घटना है ये सिर्फ मानसून के दौरान यहाँ पर दिखाई देती है माही जी, या पहले भी इस तरह की घटना यहाँ पर दिखाई देती है? जी, ये जो यहाँ पे ये भूस्खलन होता है वो बहुत टाइम से हो रहा है। इस बार तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मैं कहता हूँ मेरे जो 10 गाँव में, गाँव के नीचे सारा जो हमारा पैदल मार्ग था वो खत्म हो गया सब जी।
खत्म हो चुका है यहाँ पे कोई आ ही नहीं रहा है, न्यूज वाले तक भी नहीं आ रहे, न्यूज वाले भी ऐसी ले लेते हैं, फिर यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे कोई आता ही नहीं है। जिस तरीके से मैम कैसे होगा फिर, कैसे होगा, मैं कह रहा हूँ कि कैसे होगा, यहाँ पे हमारा तो जीवन ही अस्त व्यस्त हो गया, जो हमारा दिनचर्या चलती थी वो भी नहीं हो पा रही है। जैसे हम ना, यहाँ पे राशन तक की प्रॉब्लम है, ऊपर से रोड भी बंद है, वो वाली रोड भी बंद है, सारी रोड बंद है, और यहाँ पे खाने के लिए राशन तक नहीं है। एक आखिरी सवाल आपसे, जो जनप्रतिनिधि है आपके यहाँ पे, उनसे आपकी बातचीत हुई होगी, उनकी ओर से कुछ आश्वासन दिया गया? मैं कह रहा हूँ हमारे यहाँ पे जो जनप्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो कुछ करते हुए इस क्षेत्र में, जब तक ये मामला बहुत जगह उठ चुका है, ये झील वाला, वो अभी ठीक है माही जी, उम्मीद करते हैं कि खबर दिखाए जाने के बाद सरकार या प्रशासन की ओर से कोई एक्शन लिया जाए। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।